दोनों की शादी कैसे हुई? हिंदू रीति रिवाज से। कोई तो मीडिएटर रहा होगा ना? आज ही रहने देते हैं। अक्षय ने बहुत डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था फैमिली में जी। और फ्रेंड्स में। प्रोफेसर अक्षय कुमार सक्सेना सर कितने अवार्ड मिले हैं मुझे तो पहले वो बताइए। तो ऐसा नहीं है कि जो हम पहले थे वही हैं। 6th पे कमीशन की जो अप्रूवल आया वो काफ़ी लेट आया। It was tough times, हाँ ऑब्वियसली very tough times, professionally, family wise, for the country, for the नेशन humanity as पेशेंट लोड इतना हो गया कि हम वो नहीं मेंटेन कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर शो वरेनियम टॉक्स। और आज हमारे साथ बहुत स्पेशल जोड़ी है और उससे स्पेशल बात यह है कि दोनों डॉक्टर हैं। अब इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी तो हम कह नहीं सकते, पर कुछ खट्टा मीठा मसाला ज़रूर मिलने वाला है आज के इस टॉपिक पे और इस बातचीत में। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अक्षय कुमार सक्सेना एंड प्रोफेसर डॉक्टर बबीता घई। आपसे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन सबसे पहले मेरे मन में था कि मैं करूँगा। आप दोनों की शादी कैसे हुई? हिंदू रीति रिवाज से। अरे वाह! इज इट अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लव मैरिज। कितना टाइम हुआ मैम? बहुत ज्यादा, बहुत सारे नहीं, साल वो हो दिख रहा है। 25 साल होने वाले हैं जुलाई में। वाह वाह वाह, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। दिस इज अ सिल्वर जुबली एनिवर्सरी ईयर। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे हम ग्रेजुएशन कर रहे थे। Okay. तो मैंने जो है वो कॉलेज लेट ज्वाइन किया था क्योंकि मैं दिल्ली की नहीं हूँ। जो 11th 12th दिल्ली से नहीं करा, मैंने हरियाणा से करा है। तो एक उस टाइम एग्ज़ाम देते थे। You born and brought up from other place, not in Delhi? फरीदाबाद से। Okay, okay, okay. तो बॉर्न राजस्थान के हूँ Okay. और मेरी स्कूलिंग पूरी फरीदाबाद की है। तो मैं फरीदाबाद से हूँ, तो उस टाइम एक दिल्ली में एंटर अगर करना होता था तो वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था जिसको हम CBSE कहते हैं। तो CBSE में मेरी रैंकिंग ऐसी थी कि पहली बार में फर्स्ट काउंसलिंग में मुझे KGMC मिला। तो मैंने वहाँ पे 3 महीने पढ़ाई करी। उसके बाद हमारे पास एक लेटर आया कि आप अपनी चॉइसेस को आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो मेरी चॉइसेस में 4th KGMC था और पहले 3 दिल्ली के कॉलेज पे थे। पर उन्होंने कहा कि आपको एक ही कॉलेज चूज़ करना है। तो मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, जिसको हम MMC कहते हैं, दिल्ली में, वो चूज़ किया। आपकी मुलाकात तो जनवरी 1990 में ज्वाइन किया। वैसे मैं 1979 बैच की हूँ, पर ये मेरे से पहले वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो मैं इनसे पहली बार वहाँ मिली थी। ओके, सीनियर भी थे आपके? हाँ, सीनियर, 3 साल सीनियर है। तो इस इश्क को परवान किसने, मतलब शादी पर तक कौन लेके आया? कोई तो मीडिएटर रहा होगा ना? इसका सवाल आप ईश्वर। ईश्वर? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, उस बंदे का नाम ईश्वर हो सकता है जिसने जो बीच में रहे हैं। नहीं, इसका राज अगर खोलेंगे तो वो अक्षय खोलेंगे, क्योंकि इसकी पहल अक्षय ने की थी। तो ये राज तो अक्षय ही खोलेंगे। नहीं, राज ही रहने देते हैं। पर, ओके ओके, पर yes, friend supported, राइट, family supported, and the God supported, ग्रेट, and we are here today. वेरी नाइस। पर अगर मैं अपनी बात करूं तो इन्होंने मुझे जो बोला, प्रपोज तो काफ़ी लेट किया था, पर इन्होंने मुझे जो बताया था वो ये बताया था कि जब मैंने तुम्हें डे 1 पे देखा था तो मुझे पता था मुझे तुमसे शादी करनी है। ओह वाओ! अब ये बता नहीं रहे। क्या बात, क्या बात। ऐसा कुछ याद तो नहीं पड़ता, पर हो सकता है ये ऐसे ही है, जरा अच्छा, इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अभी हमने आप लोगों को कुछ रिसर्च किया था हाँ जी। और वो रिसर्च थोड़ा हमने फैमिलियर वे में थोड़ा ज़्यादा किया। भाई प्रोफेशनल वे में तो सब आपको जानते ही हैं, हाँ यहाँ पे जी। डॉक्टर और बहुत अच्छे से आप लोग काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। ये कुछ खट्टी कड़ी का इंसिडेंट हमने कुछ सुना था, तो वो हम आपसे पूछेंगे। खट्टी कड़ी मीठी चाय के साथ। हाँ हाँ, मीठी चाय के साथ। थैंक यू मैम, प्लीज सर। थैंक यू। तो अगर हम खट्टी कड़ी का इंसिडेंस बताएं तो जैसा मैंने आपको बताया कि अक्षय ने बहुत डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था फैमिली में जी। और फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स को पता था, बट फैमिली में, क्लोज फैमिली या फिर एक्सटेंडेड फैमिली में, अक्षय ने घर में अपनी मम्मी को बोला हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड है। और अक्षय की बहुत सारी मतलब फ्रेंड्स जो कि गर्ल्स हैं बहुत थी, गर्लफ्रेंड अकेली मैं थी। तो उन्होंने बोला मुझे एक अपनी जूनियर के लिए, उसको कड़ी बहुत पसंद है,
मुझे उसके लिए लेके जाना है। तो मम्मी ने पूछा किसके लिए है, बता दिया। नाम तो घर में सबको पता था, तब मोना। तक ये नहीं बताया था कि हाँ, कि कुछ अफेयर चल रहा जी है। जी जी। खैर वो तो मुझे भी बहुत लेट पता चला था मुझे। तो मम्मी को बोला कि मोना को कड़ी बहुत पसंद है। तो मम्मी को ये बात बहुत पहले से पता थी, अक्षय की मम्मी को ये बात बहुत पता थी कि कड़ी बहुत पसंद है। और मम्मी बहुत ही अच्छी कड़ी बनाते थे। मतलब ये आप उनके पूरे परिवार में अगर पूछेंगे, नॉट जस्ट इमीडिएट फैमिली, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली, मम्मी तो एक अम्ब्रेला थे, तो जिससे भी पूछेंगे आप घर के मेंबर में, तो वो ये बताएंगे कि मम्मी बहुत अच्छी कड़ी बनाती थी। उतनी अच्छी कड़ी मेरे अपने घर में नहीं बनती थी। तो मैं अक्षय को हमेशा बोलती थी कि जब भी कड़ी बनेगी लेके आना है। तो मम्मी ने ऐसे भेजी कड़ी एक बार, जो उन्होंने चखी नहीं थी, और जब मेरे पास आई तो वो कड़ी बहुत ही खट्टी थी, और मुझे बेहद खट्टी कड़ी बहुत पसंद है। तो मैंने वो कड़ी खाई, और उसको एक्चुअली स्पीकिंग मैंने क्या करा, उसको उंगलियों से चाटा और बिना धोए, मतलब उस आप डब्बे को देखेंगे, स्टील का डब्बा तो था। आपने क्लीन करके दिया? हाँ, क्लीन करके भेजा। अब जब घर में गई तो तब तक घर में एक शर्त लगी हुई थी जो अक्षय को नहीं पता थी। घर में मम्मी ने बाकी बच्चों से एक शर्त लगाई हुई थी, जो आज की कड़ी को खत्म कर देगा ना, उसको मैं इनाम दूंगी। ओके। अक्षय घर पहुंचे, और अक्षय ने मम्मी ने अक्षय को बोला कि भाई ऐसा है कि आज की कड़ी बहुत जरा खट्टी बन गई थी, मुझे पता आज तुम्हारे फ्रेंड्स को पसंद नहीं आई होगी। तो अक्षय ने कहा मैंने तो देखा नहीं मम्मी, पर आप देख लीजिए। मम्मी ने बर्तन देखा और कहती है ये किसने खाई? कहते सिर्फ और सिर्फ मोना ने खाई। तो मैं इनाम की हकदार बनी थी उस टाइम। तो वहाँ चाहते ना चाहते हो वो एक केमिस्ट्री आप लोगों की बन गई। हाँ, भाई सास और बहू की बन गई। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अभी आपकी लाइफ का इतना लंबा फेज हो गया, 25 ईयर्स आपने भाई अपने एक दूसरे को नहीं, दिए। 25 इयर्स तो अपने सिर्फ शादी के बोले हैं। शादी, ओके। शादी से पहले हम एक दूसरे को 9 साल से जानते हैं। 1990 से जानते हैं हम 1990 से एक दूसरे को जानते हैं। तो उसके बाद आपकी मैरिज हुई, इतना लंबा हाँ जी। समय आपने एक दूसरे के साथ जिया। तो केमिस्ट्री में क्या आपका ओपिनियन, जो उस टाइम पे केमिस्ट्री थी वो आज सेम है? ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स नॉट। क्या आप डिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर साहब इस चीज को? ऑफ कोर्स नॉट से आपका क्या मतलब है? उसको डिस्क्राइब करना है? हाँ, बढ़िया, बताइए। ऑफ कोर्स नॉट। नहीं अक्षय, इसमें तो आपको इलाबोरेट करना पड़ेगा। हाँ, ऑफ कोर्स नॉट। करिए, इलाबोरेट करिए। मैं सुनना चाहती हूँ मैं भी। ऑफ कोर्स नॉट। पर मनीष जी, मैं एक बात बताऊं, जी जी प्लीज। ये जो आप कर रहे हैं पॉडकास्ट, ये एक्चुअली स्पीकिंग हमारे लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। नहीं मैम, ऑब्वियसली। हाँ, कुछ एक ऐसी चीज़ें बातें खुलकर आएंगी जो शायद हमने बहुत टाइम से बात नहीं करी। जैसे आपने जो सवाल पूछा है, इसका जवाब मैं पहले दे सकती हूँ, पर मैं सुनना चाहूंगी नहीं, वो अक्षय क्या बोलना चाहते हैं। ऑफ कोर्स नॉट। आई नो कि बोलो, आगे बोलो। नाउ यू रियलाइज बीबी के सामने मुंह नहीं खोल सकते। नहीं खोल सकते। पर ये शादी से पहले नहीं था। शादी से पहले ऐसा नहीं था, तो दिस इज चेंज ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, शादी से पहले इनका बहुत मुंह खुलता था, बहुत बोलते थे। अच्छा वाह, तो मतलब वो तो अभी भी बहुत खुलता आपने है। सिचुएशन बहुत अच्छे से कंट्रोल की हुई है। आप नहीं? समझ लीजिए बस। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से वक्त के साथ चेंजेस आते ही हैं, आते। जो कि आए हमारे लिए भी, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए लाइफ में जिसमें हम अपनी केमिस्ट्री उस हिसाब से बदलते हैं। कुछ वक्त को देखकर, कुछ एनवायरनमेंट को देखकर, कुछ आस पड़ोस को देखकर। तो ऐसा नहीं है कि जो हम पहले थे वही हैं, बदलाव हैं। अगर आप मुझसे कोई एक इंसिडेंस पूछना चाहेंगे तो बदलाव मेजर ये है कि पहले हम बहुत बोलते थे, अब हम इतना नहीं बोलते। अब हम पहले बहुत बोलते थे, अब बहुत चुप रहते हैं। अब बहुत चुप रहते हैं। सडनली चेंज हो गया है, राइट? ये है। बट लाइक एक्सपीरियंस मेक यू चेंज, हाँ जी। sometimes for good, sometimes not for so much good, but then that is life. राइट। हर एक का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, हर एक का डिफरेंट रिएक्शन होता है। तो जो चीज नहीं बदली वो ये है एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे से प्यार करना, वो उतना ही है। वो शायद बढ़ ही गया है। दैट्स कॉल्ड लव, ट्रू लव। अच्छा सर, अभी थोड़ा सा हम फिर चेंज करते हैं। ये तो चलो हमारी वही पर्सनल लाइफ है, अभी हमने डिस्कशन किया। बीइंग ए डॉक्टर, जैसे आप साइंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, आप मैथोलॉजी में विश्वास रखते हैं? यू आस्किंग मी? हाँ जी। हाँ, ऑफ कोर्स। ओके। एंड यू मैम? किस चीज में विश्वास? Mythology. मैथोलॉजी में। माइथोलॉजी में, हाँ जी।
आप भगवान को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मतलब बेसिकली आपका जैसे अब हम बात करें श्री कृष्ण की, श्री राम जी की, तो आप उनको गॉड ही मान रहे हैं या उनको एक हिस्ट्री का पार्ट मानते हैं? मैं उससे बोल रहा हूँ ओपिनियन। देखिए, हिस्ट्री और माइथोलॉजी में मतलब क्या फ़र्क है? अगर आप मेरे से पूछें, अगर आपके पास किसी चीज़ का सबूत है तो वो हिस्ट्री है, अगर उसका सबूत नहीं है तो वो माइथोलॉजी है। पर कल को किसी माइथोलॉजिकल चीज़ का सबूत मिल जाए तो वो भी हिस्ट्री हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप कल को द्वारका में खुदाई करने जाएं और आपको श्री कृष्ण भगवान की सभ्यता के टाइम के रेमनेंट्स मिले तो माइथोलॉजी से हिस्ट्री हो जाएगा। जिसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन साइट्स नहीं देखे हैं उसके लिए वो माइथोलॉजी हो सकता है, पर जिन्होंने वहाँ पे जाके देख लिया उनके लिए हिस्ट्री है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके सामने सबूत है किसी चीज़ का, प्रूफ है, तो वो हिस्ट्री है, नहीं तो वो माइथोलॉजी है। पर माइथोलॉजी कब हिस्ट्री बन जाए कह नहीं सकते। जैसे अब आप JSWT को ले लीजिए, JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, आपने नाम सुना होगा। उससे हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी यूनिवर्स के अर्ली पार्ट के बारे में जो आज तक हमारे लिए शायद माइथोलॉजी रहा हो, कल को सच्चाई हो सकता है। हाँ, अगर उसका कोई प्रमाण मिल जाता है तो वो हम उसका हमारा बिलीव चेंज हो जाएगा उसमें। राइट। तो मेरे हिसाब से माइथोलॉजी वर्सेस हिस्ट्री इज द प्रूफ। राइट। ये अक्षय का है, ये एक बड़ा इंटेलेक्चुअल सा आंसर आया। हाँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे भगवान या कृष्ण या माइथोलॉजी क्या है, मेरे लिए एक वो अनसीन पावर है, वो ही भगवान है, वही अल्लाह है और वही कृष्ण है, वही राम है। पर वो जो अनसीन पावर है, जैसा कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगी कि मैं ब्रह्म कुमारी इसके पास कुछ बार गई हूँ, एक दो बार। तो वो हमें क्या कहते हैं कि आप ना अपने यहाँ पे माइंड में सोचिए कि कोई बिंदु है और शिव को याद करिए। वो हमें एग्जांपल्स देते हैं, 1250 वर्ष में ये बदल जाता है, वो बदल जाता है। तो मैं उनसे बहुत क्वेश्चंस पूछती थी। काल बदल जाते हैं। हाँ, काल बदलता है। कोई जो भी उनके हैं पहले, मैंने वो करा हुआ है 7 दिन का कोर्स, पर मैं उसमें भी इतने साइंस के क्वेश्चन पूछती थी तो वो आंसर नहीं दे पाते थे। मैं कहती थी कि आपको कैसे पता 1250 साल में ही काल बदलेगा। तो मेरे लिए माइथोलॉजी क्या है कि वो एक कोई ऊपर चीज बैठी है, वन पावर और वो उसको हमने बड़े बड़े नाम दे दिए अलग अलग, अल्लाह, हाँ, जिसका भाई जैसा बिलीव है तो वैसा, राम, जीसस, इन सब को तो वो पर है, एक पावर है। वो पावर हमको बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकालती है। एक अगर वो फेथ है तो मुझे लगता है वो फेथ होके हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। बेसिकली हमें पॉजिटिविटी देते हैं जिससे कि हम लोग को थोड़ा पावर मिलता है और बिल्कुल थोड़ा कठिनाई का सामना आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ये मेरी सोच है माइथोलॉजी के लिए। उसके अलावा सब हिस्ट्री है। अभी हमने हमारी डॉक्टरी लैंग्वेज नहीं है और मैंने आप लोगों के बारे में सुना, आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले हुए हैं, बहुत अच्छा। पहले तो ये जैसे भी मैं आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था, मैं प्रोफेसर अक्षय कुमार सक्सेना सर, कितने अवार्ड मिले हैं मुझे तो पहले वो बताइए। अवार्ड्स मिलते रहते हैं, पर मतलब जो आपके दिल के करीब हो, जिसको लेकर आपको लगाओ कि भाई आज मतलब अच्छा लगा है कि ये मुझे एक बहुत अच्छी प्यारी सी चीज़ मेरी लाइफ में मिली है, दैट्स माय अचीवमेंट। सारे अवार्ड्स अच्छे होते हैं। हर अवार्ड कुछ ना कुछ बताता है आपके प्रोफेशनल कैरियर में आपकी क्या अचीवमेंट रही है, वो उसको दर्शाता है। तो ये कहना कि ये अवार्ड छोटा है या वो अवार्ड बड़ा है, आई थिंक दैट वुड नॉट बी जस्टिफाइड। सारे अवार्ड्स अच्छे हैं, सारे अवार्ड्स बड़े हैं। तो अगर आप पूछें कि रीसेंट अवार्ड क्या है, तो मेरे को अभी रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी से, यूके से, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से एक अवार्ड मिला है जिसको हम कहते हैं ऑनरेरी फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी। तो उसका ये है कि दैट इज द हाईएस्ट अवार्ड जो रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी किसी नॉन मेंबर को देता है। वाह, ग्रेट। तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जितना मुझे पता है, आज की तारीख में किसी जीवित रेडियोलॉजिस्ट जो कि हिंदुस्तानी हो उसके पास ये अवार्ड नहीं है। मैं अकेला। वेरी नाइस, क्या बात, ग्रेट, रियली ग्रेट। मतलब बहुत खुशी हो रही है कि मैं डॉक्टर साहब के पास बैठा हूँ और ये बातें कर रहा हूँ। थैंकफुल टू गॉड कि ये दिन दिखाया। ग्रेट, एंड आई एम योर्स।
पहले मैं अक्षय का थोड़ा सा एक बात और जोड़ना please, चाहूँगी। please, please, ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड पिछले 60 साल में दूसरे इंडियन को मिला है। ऐसा बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, वर्ड ऑफ माउथ है। हाँ। क्योंकि कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। हाँ, ओके 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 ओके। जितना हमारे को बेस्ट नॉलेज है। और अक्षय हैज़ बिन हम्बल एनफ, उन्होंने कभी अपने अवार्ड्स के नाम नहीं लिए, ना ही बहुत सारे नंबर बताए, बट अक्षय को बहुत इंटरनेशनल और बहुत नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। नहीं, वो तो हमें आइडिया है। वो नाम नहीं बताया, वो अभी भी नहीं बताया। नहीं, वो तो अभी भी नहीं बताया। हाँ, चलो, अपने बारे में अगर मैं बोलूँगी तो मुझे तो अपना फर्स्ट अवार्ड भी याद है। फर्स्ट अवार्ड मुझे 2004 में मिला था पेरिस में। मेरा एक जूनियर रेजिडेंट, जिस टाइम मैंने उसकी फर्स्ट थीसिस कराई थी, वो जाके इस अवार्ड को प्रेजेंट करके आया था। पेपर प्रेजेंटेशन थी, जो अब हमें 20 साल बाद हमें पेपर प्रेजेंटेशन इंटरनेशनल फोरम में थोड़ा ठीक बात लगती है। उस टाइम मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि छोटी बात लगती है, बट ठीक लगती है। उस टाइम मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी और मैंने पीजीआई को ज्वाइन किए हुए 2002 दिसंबर में पीजीआई ज्वाइन किया है। तो मुझे 2 से 3 साल ही हुए, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल हुआ था। और उस रेजिडेंट को वहाँ पे बेस्ट पोस्टर अवार्ड मिला। वाओ। तो मेरा वो बहुत खुशी हुई थी। वो मेरा मतलब मैंने तो सिर्फ पेपर प्रेजेंट किया था, उस रेजिडेंट ने पेपर करा दूसरा और उसमें उसको बेस्ट पोस्टर मिला। तो मुझे वो 2004 का याद है। और उसके बाद से भगवान की दया से बहुत अवार्ड मिले। 2008 में अगर मैं कुछ याद करूं तो हमारी मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ, एनेस्थीसिया और इंटेंसिव केयर में काम करती हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ सालों से, पिछले 20 साल से मैंने पेन मेडिसिन, क्रॉनिक पेन मेडिसिन में सुपर स्पेशलाइजेशन ले ली है। मतलब मैं एनेस्थीसिया भी करती हूँ, क्रॉनिक पेन भी करती हूँ। तो 2008 में मुझे कोप्स अवार्ड मिला, जो कि आईएसए का सबसे बड़ा अवार्ड होता है उस टाइम, मतलब जो जूनियर लेवल पे मिलता है। वो होता है एक पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। तो कोप्स अवार्ड इज़ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर पेन मेडिसिन में वो मुझे मिला था। उसके बाद से बहुत अवार्ड नेशनल और बहुत अवार्ड इंटरनेशनल भी मिले। इंटरनेशनल में अगर मैं बात करूं तो मुझे 2012 में एक कॉमनवेल्थ एकेडमिक स्टाफ फेलोशिप मिली, जिसमें मैं 6 महीने लंदन में काम करके आई थी, सीख कर आई थी। और अभी अगर आप रीसेंट मोस्ट अवार्ड में बोलें तो अभी परसों मतलब 3 फरवरी को पीजीआई ने एनुअल रिसर्च डे कंडक्ट किया। ये 10वां एनुअल रिसर्च डे था और मैं उसमें मुझे बेस्ट अवार्ड ऑफ रिसर्च मिला है प्रोफेसर कैटेगरी में, सर्जिकल स्पेशलिटी में। और उसी के साथ में मुझे एक इनोवेशन अवार्ड मिला है, जो हमने एक वेंटिलेटर तैयार किया है जो रूरल एरिया में भी, गाँव में भी हेल्पफुल होगा। एक लो अफोर्डेबल हेल्थ के अंदर लो कॉस्ट वेंटिलेटर, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप बनाया है और उसको हमने पेटेंट भी कर लिया। तो वो हमने अपना, उसमें मुझे इनोवेशन का अवार्ड मिला है। तो ये परसों मिले हैं। परसों ही मैं इन अवार्ड्स को रिसेंट? हाँ, परसों मतलब 3 फरवरी को। पर मैं खुद नहीं ले पाई। अभी इसका मतलब हम सही टाइम पे हैं। हाँ जी। टाइम तो सारा ही सही होता है। और जो उस दिन मैं खुद इसको पर्सनली नहीं ले पाई इस अवार्ड को, क्योंकि मैं पुणे में थी और हमारी पेन, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं क्रॉनिक पेन करती हूँ, तो हमारी एक पेन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन। मतलब पूरे भारत के सारे पेन स्पेशलिस्ट उसमें मेंबर होते हैं। तो उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हूँ। तो ये सब चीज़ें 3 फरवरी को हुई हैं। और इससे पहले पेटेंट मेरे 2 हो चुके हैं और बहुत अवार्ड है। मतलब अगर हम लिस्ट निकालने लगे तो बहुत है। तो अभी हमारी लिस्ट इतनी लंबी होने भगवान की दया से नहीं, सबका तो ब्रीफ और बहुत सारे मेरे अवार्ड पेन रिलेटेड ही हैं, क्रॉनिक पेन। हाँ, एक अवार्ड है जो मुझे 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से मिला था। वो मैंने एक अपनी जर्नल पब्लिक के लिए एक किताब बनाई है, बैक केयर बुकलेट। मेरा ज़्यादातर काम क्रॉनिक लो बैक पेन पे है। उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके जर्नल पब्लिक के लिए फ्री ओपन करा था। मैं अपने पेन क्लिनिक में 500 कॉपी रखी थी और मैं फ्री डिस्ट्रीब्यूट करती थी। वो काम देखकर मुझे नेशनल हिंदी अवार्ड दिया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। तो वो है, और भी शायद होंगे। सर, IRIA में क्या भूमिका है आपकी? IRA हमारी प्रोफेशनल बॉडी है। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, तो IRA का मतलब है इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन। तो हमारी नेशनल बॉडी है और उसके साथ में हमारे स्टेट चैप्टर है जो कि उसके साथ एफिलेटेड है। तो मैं चंडीगढ़ चैप्टर ऑफ IRA का भी मेंबर हूँ और नेशनल IRA का भी मेंबर हूँ। तो उसमें डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज़ में मैंने
स्टेट पे और सेंट्रल लेवल दोनों जगह पे काम किया हुआ है। तो बस लगा रहा सर ये जो रेडियोलॉजी है जनरली ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आती है, जो लोग कैटेगरी में थोड़ा जिनको ज़्यादा ब्रीफ नहीं है इस बारे में, तो थोड़ा उसका ब्रीफ कीजिए ना सर। हम इससे मतलब इसमें इसके ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेडिसिन से है या बेसिकली रेडियोलॉजी एक सर्विस ब्रांच है, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। राइट। तो हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना मरीज के लिए, जैसे लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं खून का, यूरिन का, स्टूल का, उस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं मरीज के लिए, जो कि एक्सरे हो सकता है, स्पेशल एक्सरे प्रोसीजर्स हो सकता है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं। तो इसको हम कहते हैं, जब तक हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। बेसिकली आप उस टाइम डायग्नोज कर डायग्नोज कर रहे हैं। ओके। एक इसका साइड ब्रांच है, मतलब एसोसिएटेड हमारी वो है, सब स्पेशलिटी है, जिसको कहते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में या तो हम ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं या पूरा का पूरा ट्रीटमेंट खुद ही करके देते हैं। ओके। तो उसमें मान लीजिए कहीं पे बायोप्सी करनी है, या हमने कहीं पे कंट्रास्ट डाल करके कोई जांच करनी है, या मान लीजिए शरीर में कहीं पे किसी जगह पे खून बह रहा है किसी आर्टरी से, तो हम जा कर के उस आर्टरी को बिना ऑपरेशन के मिनिमम इन्वेजिव तरीके से उस आर्टरी को बंद कर देंगे, तो वो जो शरीर के अंदर ब्लीडिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी, मरीज की जान बच जाएगी। जी। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई खून की नली बंद हो गई है, तो हम बिना ऑपरेशन किए मिनिमली इन्वेजिव उस नली को खोल देंगे, खून की नली को, तो मरीज का ब्लड सर्कुलेशन फिर से इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। तो एक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है जो कि मे बी 95% रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, और फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है जिसके लिए बहुत ही स्पेशलाइज फील्ड है, जिसके लिए कम लोग जाते हैं। ओके। अभी थोड़ा सीरियस नोट पे आते हैं सर, कि अभी हमारे देश ने वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड ने एक बहुत बड़ा पैंडेमिक देखा अभी कि भाई कोरोना आया, लाखों लोगों ने अपनी जान दी। इंडिया में बहुत अच्छे बुरे उस पर इम्पैक्ट रहे। अच्छे ये थे कि मेडिसिन हमें टाइम से मिली, बुरे इम्पैक्ट ये थी बहुत सारे लोगों ने जान दी अपनी। सर उस टाइम पे क्या फेस था आपका, मतलब क्या पोजीशन क्या थी आप लोगों की? इट वॉज टफ टाइम्स, हाँ ऑब्वियसली वेरी टफ टाइम्स, प्रोफेशनली, फैमिली वाइज, फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन ह्यूमैनिटी एज होल, इट डेफिनेटली वॉज टफ टाइम। ये एक ऐसी बीमारी थी जो हम लोगों ने अपने जीवन काल में पहले कभी नहीं देखी थी। एज ए डॉक्टर अगर आप पूछें तो कॉल ऑफ ड्यूटी था कि जितने मरीज बचा सकते हैं उतने मरीज बचाने। सबको हम नहीं बचा सकते, कुछ की तबीयत ज़्यादा खराब होगी वो नहीं बचेंगे, हर एक की बॉडी का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है, पर जितनों को बचा सकते हैं उनको बचाना है। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप मरीज को बचाने जा रहे हो और आप वो इन्फेक्शन खुद को पकड़ लो तो आपकी खुद की जान पे बन सकती है, और अगर आपकी डेथ हो जाए तो आपकी पूरी फैमिली पे उसके साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे। तो वो फियर था, डेफिनेटली था। रिस्क टू लाइफ, एक रिस्क तो है ही है इन द सेंस कि इन्फेक्शन तो कोई भी पकड़ सकता है, कहीं से भी पकड़ सकता है, और अगर आप मरीज के साथ हैं तो वो रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। पर आई एम थैंकफुल टू पीजे कि उसने अपने डॉक्टरों को पर्सनलाइज्ड केयर इक्विपमेंट दिया, पीपी दिया, ताकि वो जितना हो सके रिस्क को घटा सके। तो डिफिकल्ट टाइम से मेरे को, अगर आप पर्सनल नोट पे पूछे, आई एम डायबिटिक, डायबिटिक्स में कोविड इज हाई रिस्क, मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो ये समटाइम्स ये होता था कि आज हम जा रहे हैं, लौट के बच्चों के पास वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, वो रिस्क होता था। पर ठीक, भगवान की दुआ से वो वक्त निकल गया और अब कोविड का प्रकोप कम हो गया। तो अगर अब इसका कोई और नया वेरिएंट स्ट्रेन नहीं आए तो जितने बुरे दिन अब तक देखे हैं वो शायद लौट के नहीं आएंगे अब। बट मैम हैक्टिक बहुत था उस टाइम पे आई गेस। नहीं, अगर मैं मनीष अपने बारे में बताऊंगी, अक्षय का रेडियोलॉजी फील्ड है और मेरा अपना एक्सपीरियंस अगर आप बोलेंगे, मैं एनेस्थीसिया में काम करती हूँ, और एनेस्थीसिया एक ब्रांच है जिसमें हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड इंटेंसिव केयर। तो हम लोग आईसीयू भी देखते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स भी देखते हैं। तो क्या हुआ कि हमारी पोस्टिंग आईसीयू में भी लगती थी। आपको पता होगा उस टाइम डॉक्टरों की इतनी कमी हो गई थी। पहले हमें, जो मैं 2 फेजेस में बोलूँगी, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव। फर्स्ट वेव में हमें बीमारी का बहुत डर था, और शुरू के 1 या 2 महीने
हमें बोला गया कि जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है उनको हम ड्यूटी पे नहीं लगाएंगे आईसीयू में। वैसे तो हम जाते थे, बहुत सारे पेशेंट देखते थे, आईसीयू में सिक पेशेंट होते हैं। वो क्राइटेरिया ख़त्म हो गया क्योंकि हमारी जब 1 महीने बाद पेशेंट लोड इतना हो गया कि हम वो नहीं मेंटेन कर पाए। तो हमें सबसे पहले 50 to 55 ईयर्स में जो थे, जो इसमें हम फॉल करते हैं, उन लोगों को बुलाया गया। तो 1 महीने बाद हमारी ड्यूटी लगनी शुरू होगी। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट जो है वो पूरा कोविड हॉस्पिटल, हमारे हेड थे, वो पूरा कोविड हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देख रहे थे। तो उसमें एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व था। तो हमारी आईसीयू ड्यूटी लगी। आप मानेंगे नहीं, हमारी हफ्ते की लगातार आईसीयू ड्यूटी लगती थी। तो एक पीछे कमरा है, ये हमारा पीजीआई का एक घर है, उसमें बाहर से आने का रास्ता है, बाहर से जाने का रास्ता है, और अंदर 2 कनेक्टिंग रूम है, डोर्स हैं कनेक्टिंग रूम्स के। तो वो हम बंद रखते थे। मैं वहीं से आती थी, वहीं से जाती थी, क्योंकि मैं इतने सिक पेशेंट देखती थी कि उस एक हफ्ते में या तो हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ता, तो या मतलब प्राइवेट वार्ड में, वो जगह भी ख़त्म हो गई थी। जो नियर बाय थे उनको बोला गया आप घर में जाओ। तो एक बड़ा भय था, एक बड़ा डर था कि अब मैं घर तक आ रही हूँ। उस टाइम पर चांस की बात है, फर्स्ट वेव में मेरे फादर भी मेरे साथ थे, और वो 80 ईयर प्लस है, वो उस टाइम 87 ईयर थे, 86 ईयर थे, और वो आए थे कोविड से पहले कुछ बीमारी लेकर, और वो कोविड के टाइम पर रहने लग गए। तो अब हमारे लिए बहुत क्राइसिस था। वो शायद अप्रैल मई का टाइम है, हाँ अप्रैल मई का। और तो बहुत ही डर था एक कि पापा बीमार ना हो जाएं। पापा का सबसे ज़्यादा होता था, बच्चे शायद बच्चों को कोई ऐसा। और हम इतनी आईसीयू में इतनी डेथ्स देखी, मैं बता नहीं सकती। पर फर्स्ट वेव में हमने डेथ्स कम देखी, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड इलनेस देखी। और वो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, मरीज के रिलेटिव्स उनको नहीं देख पा रहे, डर था, एक बीमारी का भी डर था। पर एनीवे वो भगवान की दया से सही निकल गया। पर एक सेकेंड वेव जब आई, सेकेंड वेव की कहानी थोड़ी अलग है। उसमें बहुत डेथ्स हुई। सेकेंड वेव वाज मोर इमोशनल। फर्स्ट वेव में उतनी डेथ नहीं हुई, और फर्स्ट वेव में डर ज़्यादा था अननोन को ट्रीट करने का। सेकेंड वेव में हमें पता था हम किसको डील कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड वेव की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। और सेकेंड फैसिलिटी थी भी तो, बट उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। नहीं, फैसिलिटी पहले तो हमने सोचा हम फर्स्ट वेव से लेकर सेकेंड वेव में तैयार हैं, अब कुछ होगा। तो हमने तो रियलाइज ही नहीं करा कि फर्स्ट वेव में तो पेशेंट उतने सिक नहीं थे, नंबर ऑफ पेशेंट जो सिक थे वो कम थे। सेकेंड वेव में हाँ क्वांटिटी भी ज्यादा थी, लेकिन सेकेंड वेव में जिनको क्या बोले हम आईसीयू या डीपर ज्यादा फैसिलिटीज की जरूरत है, जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की, वो नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा थे। तो वो सर्विसेज वर टोटली ओवरवेल्म्ड। हम लोग उतनी फैसिलिटीज थी नहीं जितनी डिमांड थी, और तो उस वजह से डेथ रेट थोड़ा हाई था। हाँ, डेथ रेट ज्यादा था। और उसके बाद गवर्नमेंट ने सीखा उससे और कैपेसिटी बिल्डिंग करी। आज की तारीख में अगर भगवान ना करे वैसी सिचुएशन दोबारा आती है, वी आर रेडी टू मीट इट हेड ऑन। तो सेकेंड वेव का अगर मैं बताऊं आपको, तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि अक्षय रेडियोलॉजी में है, इनका मेनली डायग्नोस्टिक है, और मैं एनेस्थीसिया और इंटेंसिव केयर में, तो सबको सारी मेरे फैमिली वर्ड को सबको पता था कि हम आईसीयू, कोविड के आईसीयू के पेशेंट भी देख रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस था उस चीज़ में। तो किसी को अगर बीमारी कोविड रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना होता था तो मेरे पास फोन आता था। पहली वेव में तो मैं क्वेश्चन के आंसर्स देती थी ना, इंटेंसिटी कम थी। सेकेंड वेव में फोन आता था, मोना, माय निकनेम इज मोना, मोना ये हालत हो गई है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिलवा दो। और मैं हमारी ओवरलोड हो चुका था। हमारे विदेश के फ्रेंड्स, यूके यूएस के फ्रेंड्स पैसा दे दे के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अरेंज कर रहे हैं, शिपमेंट करवा रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी बहुत शिपमेंट करवाई। चलो, लेकिन उस टाइम मेरे को पूरे कोविड रिलेटेड सेकेंड वेव में तकरीबन 10 फोन आते थे। और मनीष, मैं आपको बताऊंगी, हर तीसरा फोन ऐसा होता था जो या तो मेरी फ्रेंड की फैमिली में या मेरी अपनी फैमिली में डेथ। माय गॉड, मतलब वो नहीं रहे। और आई थिंक कोविड से आगे चलते हैं, वो बहुत इमोशनल टाइम हाँ, इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर ना, वो बात करके कुछ और बात करते हैं। ठीक है सर, अब जैसे अभी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो डॉक्टर्स का नेगेटिव और प्लस पॉइंट थोड़ा डिस्कशन करना चाह रहा था मैं। यू मीन गवर्नमेंट जॉब के प्लस और माइनस? हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब के कि डॉक्टर्स के प्लस और माइनस? गवर्नमेंट जॉब पे। अब आप लोग डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब पे हैं, इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या हैं? तो अगर तुम पूछो कि पॉजिटिव क्या है, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है कि आप उनकी मदद कर सकते हो जो अपने लिए सुविधाएं खरीद नहीं सकते हैं। राइट। तो
Yes. अगर आप किसी ऐसे मरीज को बचा सको जो अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवा देता कि उसके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे मरीज को बचाना दिल को खुशी देता दिल को सुकून मिलता है। है। मैं पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी करता हूँ, मैं ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ। मेरे को पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी पसंद है, मैं पीडियाट्रिक रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मेरे लिए अगर कोई मरीज, मेरा कोई मरीज जो कि बच्चा ही होता है, अगर वो मेरे को स्माइल बैक कर रहा है, उससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। वो अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव होता है। और अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स आके बोलें कि आपकी वजह से मेरे बच्चे का इलाज टाइम से हो गया, अच्छा हो गया, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग है। तो वो एक मरीज की मदद कर पाना जो फैसिलिटी नहीं खरीद सकता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सरकारी नौकरी करने का। अगर आप पूछो निगेटिव, तो कभी कभी पैसे की कमी करती है कि मतलब अगर बच्चा आपका बाहर जा रहा है, हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है, और आप बोलें कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कॉलेज के ऊपर क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो पिंच करता है। आई विल बी ऑनेस्ट, वो डेफिनेटली पिंच करता है। हाई स्टडीज के लिए या किसी भी बड़े खर्चे के लिए थोड़ा बिल्कुल, सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है कि मतलब अगर कोई मेरे को बोले कि आप मर्सिडीज खरीद लो, वेल खरीदने का मन करता है, पर ठीक है, मारुति से काम चला लेंगे। मारुति से चला लेंगे। लेकिन मैं इस ठीक है, मैं कुछ फायदे इसके- हैं, कुछ नुकसान है। अक्षय ने बड़ा क्रिस्प आंसर दिया, मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूंगी। जी। ऐसा है कि हम दोनों की जो अंडर ग्रेजुएशन है, आपको मैंने बताया था मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, मैमसी से, Yes, yes, yes. दिल्ली। ठीक है जी। मैमसी जो है अंडर ग्रेजुएशन में आफ्टर एम्स टॉप मोस्ट है। उस टाइम तो एम्स के एग्जाम अलग होते थे, तो हम तो उसको अलग ही टॉप मोस्ट फर्स्ट मानते हैं अभी भी। तो मैमसी में जब कभी आप उस टाइम पर पुरानी बात कहें, तो उस टाइम पर बाहर जाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो अब तो बहुत कॉमन सी बात हाँ, अब है, इजी हो गया है सर, ईजी हो गया रास्ते भी है। आसान हो गए। तो उस टाइम पर जितने हमारे मैमसी के बैचमेट्स थे, हमारा 180 का बैच होता था। तकरीबन 80 to 85% बैचमेट्स जो होते थे वो बाहर का एग्ज़ाम लिखते थे, या तो यूएस, यूके, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया, कुछ लोग कनाडा। तो हमारी उसमें एक मजाक में बात कही जाती थी कि मैमसी की तो बस भर के विदेशों में जाती है। हम उस 15 से 20% लोगों में हैं उस टाइम के जिन्होंने ये डिसाइड किया, एक तो हमने इंडिया में ही रहना है क्या और इंडिया में भी रह के पब्लिक जॉब में रहना है। तो पब्लिक जॉब के फ़ायदा तो अक्षय ने बताया। एक और फ़ायदा है, वो ये है कि हमारे टाइम पे, अब तो न्यू पेंशन स्कीम आ गई है, ये पेंशनेबल जॉब है। तो मेरे फादर सरकारी नौकरी में थे, तो आई थिंक कुछ चीज़ें उनकी भी हमारी दिमाग में रहती थी, हेल्थ बेनिफिट। बट एक चीज़ ज़रूर थी, जब तक, जहाँ तक मुझे याद है, 5th पे कमीशन की 6th पे कमीशन, जहाँ 6th पे कमीशन, जहाँ तक मुझे याद है 6th, ये तो पॉजिटिव है। ये तो अक्षय ने जो बताया कि पेशेंट का, मैं हूँ क्रॉनिक पेन में, और मेरे पास जब मरीज आता है तो वो कभी कभी सिर्फ 1 साल के पेन से होता है और कभी कभी 10 साल की पेन वाला भी आता है। हम बहुत चैलेंजिंग पेशेंट देखते हैं। मेरे लिए ना वो बहुत बड़ी किक है। एक मूवी देखी थी ना जैसे आपने, हाँ जी, एक हाँ जी, स्टार्ट, एक फीलिंग है। वो पेशेंट जो सालों साल दर्द से में होता है, उसको हम अपनी ट्रीटमेंट से, मेरी ट्रीटमेंट बहुत सारी होती है, लेकिन बहुत सारे इलाज, चाहे दवाइयों से क्या हो, चाहे मैंने किसी इंजेक्शन से क्या हो, वो पेशेंट जब आके मुझे दुआएं देता है और एक वर्ड कहता है, डॉक्टर साहब आपने वो कर दिखाया, या आपकी ट्रीटमेंट से मुझे उतना आराम मिला, जीरो नहीं भी हुआ होगा उसका पेन, जो मुझे प्रीवियस किसी डॉक्टर या किसी और इलाज से नहीं मिला। क्या बात। और वो वाकई जब मेरे को ओपीडी में सिर पे हाथ रख के दुआएं देते हैं तो मेरे को सफल लगता है। तो ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। पर 6th पे कमीशन तक हमें कुछ चीज़ चुभती थी। शायद हम जैसे ही कोई सनकी हैं जो उस टाइम इंडिया में रहकर और पब्लिक में रहना चाहते थे, पब्लिक जॉब में। हमारे उस टाइम जो हमारे कुलीग्स हैं, बैचमेट्स हैं, या तो वो प्राइवेट में थे या तो वो बाहर थे। उस टाइम उनके और हमारे बीच में कम से कम 10 गुना पे सैलरी का फर्क, पे स्केल का फर्क होगा। 10 गुना का। 10 गुना तो नहीं, बट यस, हाँ, फाइनेंशियल गैप वाज वेरी हाई। चलो अब 10 गुना नहीं होगा, जितना भी गुना है, पर बहुत बड़ा था। और उस टाइम हमें वो चुभता भी था, क्योंकि 6th पे कमीशन तक कभी हम बच्चों को, हमारी हम जब बच्चों को स्कूल भेजते थे और 2 फैमिलीज की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो भी थी, कई बार हमें लगता था
कि भाई एंड ऑफ मंथ में पैसा भी होगा कि नहीं होगा। मैं अक्षय से छुपा के थोड़ा थोड़ा ना कुछ एफडी में डाल देती थी। और इनको एक साल एक बार ना बहुत डर लगा, क्योंकि हमारी ख़त्म थी सारी बैंक बैलेंस, और हमारी कोई बैंक ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा। मेरे फादर के पास एक घर आया और मतलब हमारा कोई, हमने भी अपना ही बनाया। तो अक्षय ना बड़े परेशान हो गए। 6 पे कमीशन से पहले की बात है। अक्षय ने बोला, मोना बच्चों की फीस जाएगी कि नहीं? तो मैंने बोला शांत रहो शांत रहो। मैंने ना थोड़ा बहुत बचाया है, वो मैंने एफडी खोली। बहुत डांट खाई इनसे कि मैं तो छुपा छुपा के एक्चुअली, हाँ इनका क्या था, ये बहुत खुले दिल वाले हैं। तो कोई भी आ जाए कर इनको लिक्विड मनी दिख जाए ना बैंक में, तो ये वो लिक्विड मनी, मैं कहने का मतलब मैं सिर्फ फैमिली नहीं कह रही हूँ, कोई भी आ जाए, नीडी फ्रेंड्स भी आ जाए, तो इनको लिक्विड मनी अगर थोड़ी सी भी दिखेगी ना, ये दे देंगे। और मुझसे पूछते भी नहीं थे, मैं मना भी नहीं कभी करा आज तक, कभी नहीं। लेकिन तो मैंने ना इनकी आदत देखी थी और मुझे दिख रहा था, बच्चे हमने प्राइवेट स्कूल में दोनों डाल दिए हैं। तो मैं ना इनसे छुपा के, और मेरे को कोई फाइनेंसेस ज़्यादा नहीं मैनेज करने आते थे, मैंने एफडी करनी शुरू करी। वो शायद आज तक मुझे याद है 1,10,000 की थी उस टाइम, वो मेरी बहुत बड़ी थी। शायद इतनी सी एफडी बचाई थी मैंने। बहुत डांट खाई इनसे मैंने तुमने छुपा के पैसे रखे हैं, मेरे को इतना, मैं 4 दिन से टेंशन में घूम रहा हूँ, बच्चों की फीस जाएगी कि नहीं जाएगी, कभी नहीं ऐसा करना चाहिए था मोना। तो मैंने उनको बोला, भाई मैंने सिर्फ इसलिए बचाया था इस वक्त के लिए, मैंने दे दिया, तुम्हें फाइनेंसेस तो मैनेज नहीं करने आते। उस दिन से लेकर आज का दिन गया है, मैंने कभी फाइनेंसेस नहीं मैनेज करे। उसके बाद भगवान की दया से 6 पे कमीशन आ गई, इन्होंने चार्ज लिया, और अक्षय जैसे हर चीज में मास्टर है, परफेक्ट, हर चीज में। तब तक फाइनेंसेस कभी देखे नहीं थे, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग तब तक कभी इतने फाइनेंसेस थे नहीं, कभी बचे ही नहीं थे कि ये कुछ मैनेज कर पाए। उस दिन इनको रियलाइज हुआ कि मोना ने एफडी करी हुई थी इसलिए मैं बच गया। डांट तो मैंने बहुत खाई, पर इनको बैक ऑफ माइंड पे ये बोलेंगे कभी नहीं, मानेंगे भी नहीं कि भाई सेविंग्स, हाँ कि सेविंग अब जरूरी है, थोड़ा सेविंग करना जरूरी है। तब से इन्होंने अपनी प्लानिंग करी है, और आज हम 6 पे कमीशन वाज वेरी काइंड टू द डॉक्टर्स, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद से एक कंफर्ट जोन था, एक फाइनेंशियल बफर था, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट ड्रैग नहीं था दिमाग पे कि थोड़ा माइंड सेटिस्फेक्शन, थोड़ा माइंड सेटिस्फेक्शन था। इतना तो आएगा, तो चलो भाई उसमें थोड़ा कंडीशंस, ये लगता था कि बच्चों को हम एक गुड क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, एक रीजनेबल लाइफस्टाइल दे सकते हैं। अब मतलब फैसिलिटीज का तो कोई अंत नहीं है। अगर आप मतलब बच्चों को बोल रहे हैं कि जी आप सेडान में चले जाइए, तो वो बोलेंगे नहीं, हमें फॉर्च्यूनर में जाना है। आप उनको बोलिए कि फॉर्च्यूनर में चले जाएं, तो बोलेंगे बिजनेस क्लास ट्रेवल करना है। उसका तो कोई अंत नहीं है। बट एक अच्छी कंडीशन में आके उनको एक अच्छा एजुकेशन, या भाई जो बच्चों को दिया जाता है, एक्सपेंसेस जो हायर थोड़े मतलब हो सकते हैं, वो थोड़ा ये था कि हम 6 पे कमीशन से पहले बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाते थे 3 महीने में एक बार। अब हम सोच सकते हैं कि हाँ, और 3 महीने में भी जब लेके जाते थे तो हम हर चीज का प्राइस देखते थे। वो भगवान की दया से खत्म हो गया, कम हो गया। और डेफिनेटली 6 पे कमीशन के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो गैप इतना था ना, वो कम हो गया डेफिनेटली। तो अगर आप पैसा फालतू में जाया नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो लाइफ इज कंफर्टेबल। और अगर हम आपको बताएं ना, पहले वही फ्रेंड्स जब हमारे घर कभी आते थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं आते थे पहले, क्योंकि हमारी ऐसी कंडीशन जो भी नहीं थी, तो जो प्राइवेट के फ्रेंड्स आते थे पहले, तो हमें ऐसे याद नहीं, बट मैं आपको बताऊंगी 6 पे कमीशन के बाद जब वो आने लगे, एडवांटेजेस की आप बात कर रहे हैं ना पब्लिक की, तो पब्लिक जॉब में हम 8 से 5 काम करते हैं अक्सर। और वो 8 से 5 कभी खत्म नहीं होता, कभी 6 बज जाते हैं, कभी 6:30 बज जाते हैं, कभी 7 भी बज जाते हैं। पर हम जब काम खत्म करके आ गए, अनटिल अनलेस हम इमरजेंसी ड्यूटी पे नहीं है, हमें दोबारा कॉल नहीं आएगी, है ना। या मेरे केस में मुझे अगले दिन के पेशेंट सुनने हैं, तो उसके लिए 15 मिनट की कॉल आएगी, क्योंकि हमारे को नेक्स्ट डे का पीएससी, प्री एनेस्थीसिया चेकअप, मेरे रेजिडेंट एक दिन पहले बताते हैं। इसके अलावा हमें कोई कॉल नहीं आएगी। अगर इमरजेंसी में है तो आ जाएगी। पर जो हमारे प्राइवेट वाले दोस्त हैं, यहाँ आते थे, बेसिकली व्हाट शी इज सेइंग इज हमारे वर्किंग आवर्स डिफाइंड, हाँ डिफाइन थे। जो प्राइवेट वाले हैं, अब पैसा तो वो कमा रहे थे, पर कभी भी कॉल कर सकते। क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर करती है, एग्जैक्टली, फैमिली लाइफ उनका कॉम्प्रोमाइज रहता है। तो ये कहना कि उस डॉक्टर के पास बहुत पैसा है, उसने सैक्रिफाइसेस बहुत किए, उसने उस पैसे को कमाने के लिए अपनी फैमिली, तो मैं अभी वही कहने वाला था आपको कि बेसिकली लोगों में परसेप्शन ये है, अरे डॉक्टर साहब है, बहुत पैसा होगा। नहीं, सरकारी डॉक्टर्स के पास नहीं होता। डॉक्टर साहब है, पैसा बहुत होगा, अंत पैसा होगा। तो सरकारी डॉक्टर्स के पास नहीं होता। हम उसको सोचे कि वो नहीं है। जो बनाया है, हमने बनाया है,
और हमने आपको मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, हमने वो दिन देखे हैं जब हम बैंक अकाउंट खोल के देखते थे और ऑलमोस्ट हर महीने खोल के देखते थे, और वो बहुत फेज कम नहीं है, बहुत लंबा था। हमने 2098 में मैंने अपनी, या 2001 से मानो, अब अक्षय जॉब करने का कंसल्टेंट की जॉब 2001 से लेकर 6 पे कमीशन की जो अप्रूवल आया वो काफ़ी लेट आया, 2008 में आया। तो आप ये सोचिए 2001 से लेकर 2008 7 साल का बड़ा पीरियड होता है जब हम जॉब में घुस गए थे। जी। ठीक है ना, उससे पहले भी हम, तो पहले की बात नहीं कर रही हूं, तो उसमें उस 7 साल में हम हर महीना ये खोल के देखते थे कि भाई अब हमारी बच्चों की फीस जाएगी कि नहीं जाएगी, अब मम्मी पापा का खर्चा बीमारी का पूरा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ये देखता हर महीने। तो 7 साल आप उसको 12x7 देख लीजिए, और उतने महीने हम लोगों ने खोल के देखा है। पर दिल में बस ये था कि पब्लिक जॉब में ही रहना है, एकेडमिक जॉब में, टीचिंग जॉब में। और अक्षय की विजन थी, ये लॉन्ग विजन देखते हैं, ये कहते हैं कि ये वक्त मुश्किल वाला निकल जाएगा, कभी तो सरकार को भी सरकार हमें बताएगी कि पे हमारी बढ़ेगी, और वो बढ़ी। फिर वो सरकार ने 6 पे कमीशन से शुरू किया। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है मैं किसी डॉक्टर से नहीं, मैं किसी परफेक्ट गृहिणी से बात कर रहा हूँ जो पैसा बचाती है, जो पैसे को मैनेज करती है अच्छे से, बहुत डांट खाई और थी। अपने हस्बैंड के साथ डांट खाती है। तो चलो, इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, जैसे आप लोग दोनों बहुत बिजी रहते हैं, हमने भी देखा, हमने आपका टाइम भी लिया। अभी आप खाना खा रहे थे, आपके पास पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी मैम हमारे खाना खा रहे थे कि चलो पॉडकास्ट हम लोग शुरू करते हैं, बट मतलब एक फ़ोन आया और ये वापस बैक टू हॉस्पिटल। तो इतने टाइम को आप कैसे मैनेज कर पाते हो? मतलब एक दूसरे को कब पहले मैं बोलूं कि पहले अक्षय बोले? नहीं, आपसे सुनना। पहले मैं बोलूं? पहले मैं आपसे सुनता हूं। तो मैंने आपको जैसे मनीष अभी पहले बताया, हाँ जी। एक अच्छी बात इस सरकारी नौकरी की ये है कि जब अगर आप इमरजेंसी कॉल पे नहीं हैं तो एक डिफाइंड वर्किंग आवर्स है। राइट। ठीक है, तो हम उतने वर्किंग आवर्स में काम कर रहे हैं, और उसके बाद हमारा फ्री टाइम है, चाहे वो वर्किंग आवर्स लंबे भी हो। दूसरा पॉइंट क्या है, पीजीआई और चंडीगढ़ आने का। चंडीगढ़ में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। क्यों? एक तीसरी बात हम ये बताएंगे कि मैं जॉब करती हूँ हॉस्पिटल में, और भगवान की दया से या अक्षय की कैलकुलेशन है इसमें भी, हमें पीजीआई के अंदर ही रेजिडेंशियल मिला हुआ है, तो आने जाने का जो भी टाइम है, वैसे तो चंडीगढ़ में आने जाने का कम लगता है, लेकिन अब कुछ सालों से, 1-2 साल से चंडीगढ़ भी बहुत ट्रैफिक वाला हो गया है। लेकिन मैं तो 2002 से यहाँ पे हूँ, दिसंबर में, तो मैं ऐसे जंप लगाई 5 मिनट में हॉस्पिटल। अब जैसे मैं खाना खाने आई, अगर मैं कहीं बाहर रहती होती 24 सेक्टर या बाहर, अगर मेरे पे एकदम से फोन आता तो मैं तो वापस नहीं जा सकती थी। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे जाना था, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो मैं निकल गई एकदम से। एक ये एडवांटेज है कि हमारा जो आने जाने का टाइम है वो कुछ नहीं होता। तो चाहे वर्किंग आवर्स लंबे भी हैं, लेकिन वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड ट्रैवल टाइम बच गया, जो दिल्ली में हम तकरीबन 1-2 महीने 2 घंटा निकालते हैं। हमारा घर है रोहिणी में, दिल्ली में, और मैं जाती थी रोहिणी से एम्स। बाबा एक या तरफ तो आई जाओ या फिर चले या जाओ। तो सही बात, तो सेम सर भी 1.5 घंटा जाना, तो वो हमारा, एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मेरे लिए और इवन अक्षय के लिए भी हमेशा जितना प्रोफेशन जरूरी है उतना, या मेरे लिए तो उससे भी ज्यादा फैमिली ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इन लाइफ, अक्षय के लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी इन लाइफ इज़ फैमिली। तो हम प्रोफेशन में जब वहाँ पे होते हैं तो डेडिकेटेड थे। जितना टाइम हम वापस आए, कभी कभी ओटी 4 बजे भी ख़त्म हो जाता था काम, कभी 5, कभी 6, कभी 7, जितना बजा हम वापस आ जाएंगे और पूरा क्वालिटी टाइम फैमिली को देना चाहिए, वो आपने दिया, कोशिश की। एक हम लकी हैं शायद वर्ल्ड के वो कुछ कपल्स में से, पूरे वर्ल्ड के, मैं इंडिया के भी नहीं कह रही हूँ, जो जिनके पास चांस है, लक है कि लंच में आके घर में लंच करते हैं और वापस जाते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो? क्योंकि हम कैंपस में रहते हैं, और भगवान की दया से कुछ एक कपल्स हैं जो इकट्ठे भी काम, मतलब हमारा डिपार्टमेंट तो एक नहीं है, बट हॉस्पिटल मतलब सिटी एक, पीजीआई एक, और working in same institute and staying in campus is the advantage, is something which saves lot of time for you, और वो वाला टाइम फिर फैमिली को, बच्चों को दे सकते हैं। तो यू प्लान योर लाइफ वेल, इट हेल्प्स एवरीबॉडी। सर हॉबीज क्या क्या हैं आपकी? नहीं, इट्स फॉर यू फर्स्ट। जो इनकी हॉबी है वो मेरी सौतन है। फिर तो जरूर बताइए क्या हॉबी है आपकी? Well,
I love to watch news channels and the sports channel ओके, and play chess online. टिपिकल इंडियन न्यूज़ चैनल, Sports channel स्पोर्ट्स चैनल, और नहीं, प्ले चेस वो पहला है, ओ बाबा। प्ले चेस online. ऑनलाइन। ओके। ये मतलब मैं कॉलेज टाइम में चेस खेलता था, उसके बाद वो छूट गया। कोविड के टाइम का एक हाँ, एडवांटेज ये था कि ऑनलाइन चेस खेलना शुरू कर दिया, तो यस इट्स अ गुड पास टाइम। मनीष, और ये जब फोन पे होते हैं ना, तो पहले इनके पीछे आके देखना पड़ता है ये चेस तो नहीं खेल रहे, क्योंकि अगर ये चेस खेल रहे हैं तो पूरे घर में अलाउड नहीं है बोलना। Okay. और गलती से मैंने अक्षय ये काम कुछ बोल दिया गलती से, तो डांट पड़ जानी है। नहीं आप सोच नहीं सकते बस। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। आपकी हॉबीज बताएं मैम। मेरी हॉबीज में गार्डनिंग और Okay. कुकिंग, वाओ, बल्कि मैं कहूँगी कुकिंग एंड गार्डनिंग। सो इस कुकिंग की वजह से मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। 1 से 2 साल पहले तक, अभी 1-2 साल में मैं उतना कुकिंग नहीं कर रही हूँ। मेरा एक फंडा होता था कि मैं एक मील अपने हाथ से बनाऊँ जिसमें मुझे डिनर का टाइम मिलता था, क्योंकि मेरे पीजीआई के वर्किंग आवर्स 8 बजे हैं और मुझे ओटी में 7:45 बजे पहुंचना होता है सर्जन से पहले। तो सुबह तो नहीं बना सकती, दोपहर को हमें होश ही नहीं होता, शाम को मेरी कोशिश ये रहती है, तैयारी फिर भी करवा के रख लूँगी चाहे मैं अपनी डोमेस्टिक हेल्प से, लेकिन मैं डिनर का कोशिश करती थी अपने आप बनाऊँ। वो ज़रा 1-2 साल से मैं थोड़ी आलसी हो गई हूँ, नहीं बनाती हूँ। पर ये मेरी हॉबीज़ हैं। और गार्डनिंग में भगवान की दया से, अगेन एक और भगवान का शुक्र है, हम पीजीआई के एक ऐसे घर में रहते हैं, भगवान का शुक्र और अक्षय की कैलकुलेशन, ये बड़ा मेटिकुलसली प्लान्ड हाउस है। ये बहुत शुरू में इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था, बट चलो हमने बहुत काम किया इस पे। और इस घर में एक बहुत अच्छा गार्डन है, जो इसका कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो सिर्फ 1/3 है, 2/3 गार्डन है। तो उसमें हमने किचन गार्डन भी बनाया हुआ है। उस 2/3 के उसको पोर्शन में से 40% 60% लॉन है और 40% हमारा किचन गार्डन है। तो मुझे बहुत शौक है, और मेरा माली मेरे से बहुत इम्प्रेस रहता है, उससे भी मेरी कभी नोक झोंक रहती है, कभी वो पता है उसे कि मैडम को अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद हैं। तो अब हमने गुलदावरी लगी हुई है, डेलियाज अभी आए नहीं हैं, ग्लेडियोला लगे हुए हैं, ज़ेर्बरा लगा हुआ है। तो मेरे को आई डोंट नो, बट लास्ट जो मैंने काउंट किए थे 110 गमले हैं, और गार्डन में भी बहुत एरिया है, तो उसमें भी मैं करती हूँ। वो मुझे वो नेचर बहुत के टाइम, बहुत नजदीक है आप। उसमें मुझे वो बच्चों की तरह लगते हैं, उनको मैं पालती हूँ बच्चों की तरह, अच्छा लगता है। अब दोनों बच्चे जब घर में नहीं होते तो मैं उनको टाइम ज़्यादा देती हूँ। आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ग्रेट केमिस्ट्री। अच्छा, अभी एक छोटा सा जाते टाइम थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, आप लोग एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं और कितनी आपको एक दूसरे की पसंद का पता है। केमिस्ट्री तो मैंने देख ली, वो तो बड़ा ओके। एक दूसरे के वहाँ नहीं जा सकते, आप इधर उधर नहीं जा सकते। पहले भैया से पूछते हैं, सर आपका इनके बारे में, जो इनकी चॉइसेस हैं, मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा, इनका फेवरेट कलर क्या है? बताइए जी। कुछ नहीं पता इन्हें, फर्स्ट केमिस्ट्री क्रॉस, ठीक है, क्रॉस, कुछ नहीं पता चलो। इन्हें अच्छा, मेरे इनका बारे में। फेवरेट फूड? पास। क्या है, बोलो, ये क्या बात हुई? चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कड़ी चावल। कड़ी चावल, देखो हाँ, था बिल्कुल भाई। सही। पहला जो फेवरेट कलर वाला था वो था ग्रे कलर, इनको ग्रे कलर बहुत पसंद है मैम को। ग्रे एंड ब्लैक और दोनों ही पसंद फूड है मुझे। कड़ी चावल बता ही दिया आपने। और इनका फेवरेट प्लेस इंडिया में? कहीं पे भी वेकेशन के लिए जा सकते हैं। एक्चुअली सही बोल रहे हैं, मुझे भी बहुत सोचना पड़ा था। वैसे हाँ, कोई भी इन्होंने बता- थोड़ा सोच के बोला था कि वैसे तो मुझे ज़्यादा मतलब आई वुड से दैट शी एंजॉयड गोवा, अंडमान, एग्जैक्टली गोवा, एग्जैक्टली गोवा फर्स्ट फेज में आपने। ओके, अच्छा, मतलब आप वैसे ही पास कर रहे हो, पता तो आपको सब कुछ है। क्या बताना चाह रहे हो? फिर फेल। चलो ठीक है, इनका फेवरेट एक्टर? हाँ, इनका फेवरेट एक्टर, एक्टर, एक्टर या सेलिब्रिटी कोई? फेवरेट एक्टर एक ही तो है, पता भी है शायद। ऐसे Evergreen। क्लू नहीं देना मैम, ऐसे क्लू नहीं देना। आई हैव टू थिंक। मजा आया मुझे। बताओ। नॉट श्योर, मे could be any of this Shahrukh Khan and Salman Khan and And or maybe Amitabh Bachchan. पता है इन्हें, सब पता है। थर्ड वन इज ओके, थर्ड वन इज द राइट आंसर ना, अमिताभ बच्चन। इन्हें पता है, इन्होंने जानबूझ के थर्ड बोला है। आपने लास्ट दोनों ने एक साथ लास्ट कौन सी फिल्म देखी थी? मैं हूँ अटल। राइट, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब अभी इसका मतलब अभी आपने रिसेंटली Recently, देखी है। recently मैम आप बताएं अब जरा
सर का फेवरेट कलर? ब्लू। ऑब्वियसली तो बैठे हुए हैं। टॉप टू बॉटम आई एम ड्रेस्ड इन नहीं, बिना देखे बता सकती हूँ। इतना एक ब्लू। मिनट, ये भी देख लो, सब कुछ ब्लू है। वाह। नहीं, वो ग्रे है। Great, नहीं, great. हाँ, वो इनका दिख रहा है, फेवरेट दिख रहा है वो choice। एवरी ऑलवेज ब्लू। इनको सूट लेने भेजो तो मेरे लिए ब्लू सूट, ऑलवेज ब्लू। ये तो शादी से पहले पता है मुझे इनका ब्लू कलर है। और फेवरेट फूड? फेवरेट फूड राजमा चावल। राजमा चावल। चलो। अब Right जगह answer. आप और फेवरेट प्लेस? यार ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। वैसे तो ये सब भी- जाते, घूमने तो जाते रहते हो ना? हाँ, घूमने जाते हो ना? घूमने तो बहुत काफी जाते जाते हो हैं। ना क्लब आप तो। महिंद्रा मेंबर है, ओह ग्रेट ग्रेट। खूब जाते हैं। निचोड़ रखा है हमने 2018 से, ये सिर्फ फिर भी बहुत जाते हैं। मैं ज्यादा गई हूँ। गोवा, गोवा और केरला। सुकमा लेक also. दोनों, हाँ? सुकमा लेक। सुखना लेक। अच्छा सुखना वो तो लेक। चंडीगढ़ के उनको अंदर ज्यादा, सुखना लेक। पास में हाँ है ना, तो वो ज्यादा बड़ी हॉबी नहीं करी, हाँ। ज्यादा घूमने का ज्यादा बड़ा प्लेस नहीं किया। हाँ। और एक लास्ट क्वेश्चन सिर्फ कि इनको सेलिब्रिटी में कौन पसंद है सबसे ज्यादा? एक्टर बोलेंगे तो अमिताभ बच्चन ही पसंद है, क्या? और एक्ट्रेस बोलना चाहिए। बोलता हूँ, हाँ। जिसके बारे में ये कहते हैं कि मोना से शादी करके गलती कर दी, ऐश्वर्या राय। वो तो मुझे प्रपोज कर रही थी, पर मैंने मोना को हाँ बोल दिया। ओ बाबा रे, अब इस बात से ये पता लग रहा है, ओनली फॉर लव, नथिंग सीरियस। नहीं इस बात से पता लग रहा है कि मैम को आपकी बहुत नॉलेज है और आपको 50%। हाँ। पास। नहीं, इनको बहुत नॉलेज है, ये बताते नहीं है। सर आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और जो आपने ब्रीफिंग हमें दी, जो चीज़ें आपने बताई, पेंडेमिक टाइम की बताई, आपने अपनी लाइफ के बारे में बताई, शायद इसीलिए लोग डॉक्टर्स को भगवान कहते हैं। मैं आपको दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने उस टाइम पे देश के लिए, लोगों के लिए कितना कुछ किया है। और मतलब आपसे बात करके सीरियसली मैं बहुत 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 खुश हूँ, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने मतलब आप लोगों के साथ इतना अच्छा टाइम बिताया और आपसे इतनी अच्छी नॉलेज ली, और आपसे बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स है आपके लिए। टीम वरेनियम के लिए हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल ग्रो बिग एंड बी सक्सेसफुल। आप बहुत मेहनती हैं एंड यू विल डेफिनेटली ग्रो बिग। थैंक यू। आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं। कौन लोग हैं जो इतने अच्छे से टीम को लेकर चलते हैं? क्योंकि आप अपने कुलीग्स को कुलीग्स समझते हैं। अब आपने शायद ये कभी मुझे नहीं पसंद कि आप घर में जो आपकी पूरा टाइम काम कर रही हैं, आप उनको मेड बोलें। एग्जैक्टली मैं उनको हमेशा अपनी हेल्पर बोलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। डोमेस्टिक हेल्पर है वो हमारी। बिलीव ऑन मी, हमारे यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, जो मेरे जितने भी साथ कैमरा पर्सन बैठे हुए हैं, कोई भी है, हम इनको हमेशा ना बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। बिल्कुल, वो मैंने देखा। हाँ, अगर मैं से छोटा, हमारे मुंह से बेटा ही निकलने वाला है, हाँ। हमारे से बच्चे निकलने, बेटा इधर आ, बच्चे कर ले, तो सामने वाले को भी इतना ही फील होना चाहिए ना। अगर प्यार नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ये सब काम जो चल रहा है सब हमारा सिर्फ इसलिए चल ऐसा रहा है, आजकल कम मिलता है। भगवान बस उसको कभी नजर ना लगाए और ऐसे ही ग्रो करें यहाँ पे। थैंक यू मैम। ये वरेनियम टीम की ओर से थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड वी विश यू द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने अभी हमारी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, और अब सिर्फ लास्ट में एक ही चीज़ रह जाती है बोलने को, लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अगले जल्दी आपसे मिलते हैं और एक नई पर्सनैलिटी के साथ। थैंक यू।